ओके सो लास्ट टाइम हमने इसको ये देखा था कि जो हमारे पास लैग्रेंजियन है वो मतलब 4 डायमेंशन में या किसी भी डायमेंशन में अगर आप लिखना चाहें और वो बेसिकली मिन्काउस्कियन स्पेस हो तो उसको लिखने का जो तरीका है वो बुनियादी तौर पर ये है। और उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जब हम लो लो वेलोसिटी यानी स्मॉल वेलोसिटी की अप्रॉक्सीमेशन में जब हम आते हैं तो हम न्यूटोनियन लिमिट जो है वो दोबारा रिकवर कर लेते हैं। और हमने देखा था कि इसमें जब हम इस तरह की जो है वो हम कैलकुलेशन करते हैं तो लैग्रेंजियन जो है वो दो हिस्सों में हमारे पास निकल के आ जाता है फ्री पार्टिकल के लिए। पहला पार्ट जो है वो उसकी वेस्ट मास एनर्जी है और दूसरा पार्ट जो है उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। तो ये दो पार्ट्स में ये जो है वो लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इस तरह की जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे आगे कई चीज़ों में काम आएगी। अब हम ये देखते हैं कि जो मोमेंटम और एनर्जी है, ठीक है, और जो कि हम पिछले सेमेस्टर से हम समझ चुके हैं कि ये एक फोर वेक्टर है। उसके ये दो कंपोनेंट हैं। एनर्जी जो है वो टाइम लाइक कंपोनेंट है और जो मोमेंटम है वो बेसिकली स्पेस लाइक कंपोनेंट्स होते हैं फोर वेक्टर के, ठीक है। तो इसको ये दो तरीकों से ये हल करेगा उस मसले को या उस प्रॉब्लम को। आप उसको आई मीन थ्री डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं और फिर उसको 4 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसाल के तौर पे अगर आप आई मीन लैग्रेंजियन को आप अगर इस तरीके से लिखें जो कि अभी हमने देखा था तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आप मतलब एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट को आप सिंपली एक्स वेक्टर के फॉर्म में आपने लिख लिया। और एक दफ़ा आपके पास क्योंकि लैग्रेंजियन मौजूद है तो आप पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट करके ये एक्स डॉट यहाँ मुराद बेसिकली जो है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है, जिसलिए इसने इसको बोल्ड किया हुआ है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास थ्री जो जिसे हम जो है थ्री मोमेंटम कहते हैं वो आ जाएगा। यानी कि हमारे पास तो जो पी म्यू जो होता है आपको याद होगा, पी म्यू में जो उसका टाइम लाइक कंपोनेंट होता है वो बेसिकली ई बाई सी होता है और बकिया जो कंपोनेंट होते हैं, राइट, वो स्पेस लाइक कंपोनेंट होते हैं या जिनको आप सिंपल मोमेंटम कह सकते हैं। वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और बकिया ये जो मतलब आप उसको और मज़ीद कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप उसमें से सी को आप अगर कॉमन निकालें, ठीक है, तो सी वगैरह कट कटा के आप इसको जो है वो गैमा की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये पी इक्वल्स टू एम टाइम्स गैमा एक्स डॉट आ जाएगा, क्योंकि अगेन वो फॉर्म है जो है जो कि हमने पिछले सेमेस्टर के अंदर भी हमने देखी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल फॉर्म है क्योंकि पी जो है वो 3 डायमेंशन है और इसी तरह एक्स डॉट भी जो है वो 3 वेलोसिटी है, फोर वेलोसिटी नहीं। तो इसी वजह से हमारे पास पी भी जो है वो 3 मोमेंटम है, 4 मोमेंटम नहीं है, ठीक है। और फिर अगर हम वो जो है हमें कंजर्वेशन वगैरह अगर आप देखना चाहें तो वो भी हम जो देख सकते हैं। अगर जैसे एल लैग्रेंजियन जो है वो अगर एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, तो हमें मालूम है ये पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट जो है वो सिंपली पी के बराबर है। तो ये पूरी इक्वेशन जो है ये डी बाई डी टी हो गया और ये पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट जो है ये बेसिकली मोमेंटम के बराबर है, राइट, 3 मोमेंटम। तो फिर ये चीज़ डी टी बाय डी टी में कन्वर्ट हो जाएगी अगर लैग्रेंजियन जो है वो फ्री पार्टिकल है और वो एल एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। तो हमारे पास दोबारा जो है इसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है जो कि उसने यहाँ पे करके दिखाया, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें जो हम इससे पहले से भी जानते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू डू इट इन द 4 डायमेंशन फॉर्म। अच्छा, इससे पहले हम एक काम और कर सकते हैं और वो ये कि हमें मालूम है कि हैमिल्टोनियन क्योंकि हम यहाँ पर हमें जिस तरह की फिजिक्स कर रहे हैं उसमें हैमिल्टोनियन जो है वो हमें टोटल एनर्जी के ही बराबर है। तो आप यहाँ पे एनर्जी की को लिख सकते हैं पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट, राइट, और टाइम्स एक्स डॉट माइनस एल। ये जस्ट टू रिमाइंड योर सेल्फ कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये बेसिकली ये लिखा हुआ है कि एनर्जी इक्वल्स टू हैमिल्टोनियन, राइट। और ये लिखा हुआ है सिंपल
पी डॉट पी टाइम्स क्यू डॉट माइनस एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट जो है वो कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली पी है यानी मोमेंटम है, और एक्स डॉट जो है वो क्यू डॉट है और माइनस एल। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट करें और यहाँ पे एक्स डॉट से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से लैग्रेंजियन माइनस कर दें तो आपके पास सीरीज निकल के आ जाती है। तो अगेन इसमें से आप सी स्क्वायर कॉमन निकालें तो कट कट आगे ई इक्वल्स टू एम टाइम्स गैमा सी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये आपके पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आपने इससे पहले छोटी क्लासों में या पिछले सेमेस्टर में हमने एक और तरीके से ड्राइव किया था। ये इसका लैग्रांजियन वे है कि हाउ टू कैलकुलेट I mean this thing by using Lagrangian, right? ये तो सारे फॉर्मूले हमने निकाले ई के यानी कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में। हमने मोमेंटम को जो है वो 3 मोमेंटम कैलकुलेट की, इसी तरह एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया, और वहाँ हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एनर्जी और मोमेंटम दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हमने 4 वेक्टर को या 4 डायमेंशनल अप्रोच को यूज़ नहीं किया है, जिसमें कि एनर्जी और मोमेंटम जो है वो 4 डायमेंशनल वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। अब वो ये आपको दिखाएगा कि अगर 4 डायमेंशन में ये चीज़ें कैलकुलेट करनी हो, 4 डायमेंशनल आप अगर फॉर्मुलिज्म इस्तेमाल करें तो क्या होगा। तो अगेन अब देखें कि एक्शन हमारे पास बेसिकली 3.2 में लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप गौर करें तो लैग्रांजियन दरअसल क्या लिखा हुआ है क्या, वो ये है हाफ एम टाइम्स जी म्यू न्यू एक्स डॉट म्यू और एक्स डॉट न्यू, ये लिखा हुआ है। ये है आपके पास लैग्रांजियन, एक फ्री पार्टिकल का लैग्रांजियन मिन्काउस्कियन स्पेस में, ठीक है। अच्छा, अब चाहे वो 4 डायमेंशन स्पेस हो चाहे वो 3 डायमेंशन हो, हमें मालूम है कि मोमेंटम जो है वो मालूम करने का तरीका यही है कि लैग्रांजियन का डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा एक्स डॉट से, राइट। तो हमारे पास एक्स डॉट से जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या बचा, एम टाइम्स, क्योंकि अच्छा ये देखिए, आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप कह सकते हैं कि इसमें से हाफ कम गया, तो ये ख्याल रखिएगा। देखिए इसमें इसने इसको 2 दफ़ा किया है, उसकी वजह क्या है। देखिए आपको ये बात आम तौर पे हम जब छोटी क्लासेस में जब डेरिवेटिव लेते थे तो क्या होता था, एम टाइम्स एक्स डॉट स्क्वायर होता था, आपको याद होगा। तो पार्शियल एल बाय जब पार्शियल एक्स डॉट करते थे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता था, तो हमारे पास एम एक्स बचता था। अगेन उसकी वजह क्या थी कि जो मेट्रिक टेंसर था जी म्यू न्यू, या उस केस में आप जी आई आई जे कह लें, वो 1 1 था। तो वो 1 होने की वजह से ये चीज़ें सिंपल हो जाती थी। अब की दफ़ा क्या होगा कि जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो देखिए ये जो म्यू जो है ना, यानी कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू, तो ये आया यहाँ पे, और पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट म्यू, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं वन नोट पे करता हूँ ताकि आपको बात वाज़ेह रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट मी चेंज इट टू, ये किधर गया, मेरी जनरल रिलेटिविटी आ गई, और मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन नया, ठीक है। तो देखिए लैग्रांजियन हमारे पास क्या है, हाफ एम जी म्यू न्यू एक्स डॉट म्यू एक्स डॉट न्यू, ठीक है। ये सारे जो इंडाइसेस हैं वो आई मीन ये कोई यहाँ पे फ्री इंडेक्स नहीं है, इसलिए क्योंकि लैग्रांजियन स्केलर होता है, जो स्केलर्स होते हैं उन पे कोई फ्री इंडेक्स नहीं होते। तो यहाँ पे ये सारे इंडेक्सेस जो हैं वो डमी इंडेक्सेस हैं ना, कॉन्ट्रैक्टेड हैं। अब अगर मैं फर्ज करें पार्शियल एल बाय पार्शियल की सॉरी एक्स एक्स डॉट म्यू करूँगा, जो कि यहाँ पे इसने किया है, ठीक है, एक्स डॉट म्यू, ठीक। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मुझे ये करना पड़ेगा कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स डॉट म्यू, ठीक। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो चूँकि मेरे पास यहाँ म्यू मौजूद है तो ये थोड़ी सी मेरे लिए कन्फ्यूजन जनरेट कर सकता है। तो मैं क्या करूँ, ये देखिए ये ट्रिक्स हैं छोटे छोटे से ये आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे, क्योंकि देखिए ये डमी इंडेक्स हैं। लेट मी राइट इट लाइक सिग्मा न्यू, क्योंकि मैं म्यू, अगर मैंने म्यू रहने दिया, अगर आप अगर मेंटली तौर पर कर सकें तो आपको आसानी हो जाएगी।
वरना बेहतर ये है कि आप यहाँ पर इसके इंडेक्स चेंज कर लें, ठीक है। अब जब ये अंदर जाएगा तो हाफ एम, ठीक है, ये इसके साथ, और ये जी म्यू, ये जी सिग्मा न्यू, क्योंकि ये तो मेट्रिक टेंसर है और ये पोजीशन का फंक्शन नहीं है, फ्लैट है बिल्कुल, पोजीशन का फंक्शन नहीं है, तो ये एक दफ़ा जाके इसके साथ लगेगा पार्शल एक्स डॉट न्यू, और ये जाके लगेगा एक्स डॉट सिग्मा के साथ, ठीक है। और हम यहाँ पे एक्स डॉट न्यू को छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस सॉरी क्या हो गया, ये प्लस आऊगा हाफ एम। अब की दफ़ा मुझे इसको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैंने हाफ जी सिग्मा न्यू एक्स डॉट सिग्मा को छोड़ा, और पार्शल बाय पार्शल एक्स डॉट न्यू जो है उसका डेरिवेटिव लिया मैंने एक्स डॉट न्यू के साथ, ठीक है। इसका हो गया। ये देखिए कहने में बहुत आसान होता है, लेकिन एक दफ़ा ज़िंदगी में उसको करके देखना चाहिए। तो हाफ एम, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये जब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ इसका पार्शियल एक्स डॉट सिग्मा ओवर पार्शियल एक्स डॉट म्यू, तो आई हैव टू राइट इट लाइक समथिंग लाइक दिस, ये क्रॉनिकल डेल्टा और सिग्मा म्यू, मुझे यूँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिग्मा म्यू के बराबर नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और एक्स डॉट म्यू, ठीक है, प्लस ये मैंने हाफ एम कॉमन निकाल दिया है। अच्छा अब की दफ़ा भी सिग्मा न्यू और एक्स डॉट सिग्मा, और यहाँ पर क्या होगा क्रॉनिकल डेल्टा न्यू म्यू। अगेन अगर मैंने न्यू और म्यू को बराबर नहीं किया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड हैं ये सारे, सिग्मा सिग्मा के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, म्यू म्यू के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है। म्यू जो है वो फ्री वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो मैंने आई मीन वो लिया है, आई मीन डेरिवेटिव लिया है, वो एक्स डॉट म्यू के साथ लिया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें सिग्मा सिग्मा के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, न्यू न्यू के साथ, तो म्यू फ्री वेरिएबल है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ एम, मैंने फर्स्ट करें म्यू सिग्मा को म्यू के बराबर कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, म्यू न्यू एक्स डॉट न्यू, ठीक है, प्लस जी। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या करूँ कि अगेन मैं यहाँ पे मैंने न्यू को म्यू के बराबर कर दिया, बल्कि चूंकि मुझे म्यू बचाना है तो मुझे यहाँ पर म्यू करना पड़ेगा, तो सिग्मा म्यू हो गया, ठीक है, तो ये एक्स डॉट सिग्मा हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये एक सी चीज़ें हैं, ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, तो मैं क्या करूँ कि ये जो मेरे पास है म्यू न्यू, ये तो ठीक है, ये एक्स डॉट न्यू है, यहाँ ये सिग्मा जो है वो अगेन डमी वेरिएबल है, आई कैन राइट इट लाइक म्यू, सॉरी मैं ऐसा करूँ कि मैं इसको न्यू कर दूँ, न्यू, मैं व्हाट आई रियली मीन इज दैट आई कैन राइट इट लाइक दिस, कि मैं सिग्मा की जगह पे न्यू लिख दूँ, और न्यू वैसे से लिखा हुआ है तो एक्स डॉट न्यू हो गया। तो अब ये और आपको पता है कि ये जो जी म्यू न्यू जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं, जी इज म्यू न्यू इज इक्वल टू न्यू म्यू, ठीक है, कम से कम जब जब तक हम मिनकास्किन स्पेस में है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्योंकि मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को ऐसे कि हाफ एम जी म्यू न्यू एक्स डॉट न्यू, राइट, प्लस जी म्यू न्यू एक्स डॉट न्यू, राइट, सो दैट मीन्स कि ये टर्म ट्वाइस हो गई, तो ये m टाइम्स जी म्यू न्यू, राइट, एक्स डॉट न्यू हो गई। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट इट। तो पी म्यू क्योंकि बराबर है पार्शल एल ओवर पार्शल एक्स डॉट म्यू के, वो बराबर है इस तरीके से। आप अगेन देखें न्यू न्यू के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, तो म्यू इज अ फ्री इंडेक्स, तो यहाँ भी फ्री इंडेक्स है, यहाँ भी फ्री इंडेक्स है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ये कई सारे स्टेप्स हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक दफ़ा इनको खोल के लिख के करना पड़ता है ताकि हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि ये चीज़ कैसे आई है। आपने देखा कि किताब में तो बस उसने एक स्टेप में करके ख़त्म कर दिया, इसकी वजह ये है कि वो समझ रहा है कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं।
राइट। एनी क्वेश्चन इसके हवाले से, कोई सवाल हो आपका? हम्म? अच्छा, एक एक मुझसे शायद गड़बड़ हो रही है। लेट मी गो बैक टू इसने, ओके राइट। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे अगर हम देखें, हम इसको, ये जो इक्वेशन हमारे पास m टाइम्स g म्यू न्यू लिखी हुई है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपल x डॉट म्यू, लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड है, राइट। आपको याद होगा, हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक 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 एक, एक फोर डायमेंशनल एंटिटी लिखी हुई हो, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स न्यू, राइट। और अगर हमारे पास एक्स न्यू यूँ लिखा हुआ हो, तो भी हम ये काम कर सकते हैं कि फर्ज करें कि हम अगर ये म्यू लिखा हुआ है एक्स न्यू, तो म्यू न्यू एक्स न्यू, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ हमने यहाँ पर की है कि ये जो एक्स डॉट न्यू था, उसको हमने जी म्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमने एम टाइम्स एक्स डॉट न्यू लिख दिया। ठीक है, यानी कि हम चाहें तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह लिख दें। ठीक है, ये एक ही चीज़ पे लिखने के कई तरीके हैं, डिपेंड कर रहा होगा कि हमें क्या चीज़ सूट कर रही है। ठीक है, तो ये तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो कैलकुलेशंस हैं वो आपने देखी हैं। अच्छा, अब ज़रा सा और देखिए, और ये देखिए, आपको कुछ चीज़ें, कुछ रिलेशन आपको जहन में रखने पड़ेंगे, तब आप इसको ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब और आप ये देखें कि m टाइम्स एक्स डॉट न्यू क्या है, ये फोर फोर मोमेंटम ही तो लिखी हुई है। तो ये अगर कोवेरिएंट वेक्टर लिखा हुआ है, इसमें इंडेक्स नीचे है, तो ये ऐसा हो गया। और अगर आप इसको ऊपर करना चाह रहे हैं इंडेक्स को, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर यहाँ पे इंडेक्स नीचे है, तो आप इसको जी म्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये पी म्यू यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला देखा था, जिसका ये हवाला दे रहा है 3.5 का। और वो 3.5 फार्मूला क्या था, हमने ये ड्राइव किया था कि जी म्यू न्यू एक्स डॉट न्यू इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर। ये हमने ड्राइव किया था। अगर आप पीछे किताब में जाके देखें, ये जस्ट पिछले पेज पे जाके देखें, तो हमने ये 3.5 में हमने ड्राइव किया है फॉर ए पर्टिकुलर केस के जी म्यू न्यू टाइम्स एक्स डॉट न्यू बराबर है माइनस सी स्क्वायर के। ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि मैं दोनों तरफ एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एक एम मैं इसके साथ लगा दूंगा, एक एम मैं इसके साथ लगा दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, पी म्यू हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो एम मल्टीप्लाई करने से एक्स डॉट म्यू के साथ एम मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हुआ कि वो जब मोमेंटम बन गया, और एक्स डॉट म्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो वो भी मोमेंटम बन गया। तो हम उसको जो है वो इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, और ज़रा सा और मैं क्लियर करूँ कि मैंने जब उसको मल्टीप्लाई किया, तो जी म्यू न्यू, ठीक है, एम टाइम्स एक्स डॉट न्यू और एम टाइम्स एक्स डॉट न्यू, और यहाँ तो माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मेरे पास मोमेंटम बन गई, पी म्यू बन गई। तो जी म्यू न्यू को मैं उठा के ज़रा यहाँ ले जाऊँ, और यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो पी न्यू बन गई है, क्योंकि यहाँ पे न्यू है ना। तो पी म्यू जी म्यू न्यू पी न्यू इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गई। ठीक है। और अगेन वो जो उसका फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये न्यू है, तो आई कैन राइट इट पी म्यू, और यहाँ पर ये पी म्यू नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड हो गए, तो जी म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ म्यू आ गया, और माइनस एम एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट, आई मीन दिस इक्वेशन, पी म्यू इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगेन आपको याद होगा कि ये वो फार्मूला था जो हमने पिछले सेमेस्टर में बिल्कुल दूसरे तरीके से ड्राइव किया था। यहाँ हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिंपल जो है वो लेग्रांजियन बेस है, ऑर्डर लेग्रांज बेस जो है वो फार्मूला है। हमने जर्नल लेग्रांजियन लिखा, वहाँ से हमने पी म्यू कैलकुलेट किया, और पी म्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने पी म्यू का स्क्वायर हमने जो है वो आई मीन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो राइट। अच्छा, अब अगर हम फर्ज करें कि आई मीन बजाय जर्नलाइज
यस, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर यहाँ पे पी म्यू जो ऊपर म्यू लगी है और एक नीचे लगी है, ये दोनों पी म्यू स्क्वायर नहीं बन सकते क्या सर? यू मीन दिस वन? यस सर। हाँ, देखो ये आप ऐसा फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जा सकता है बिल्कुल। लेकिन जस्ट टू मेक मोर क्लियर स्टेटमेंट कि ये दरअसल स्क्वायर है, दरअसल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दरअसल ये है, ये बताने के लिए कि आप कभी भी ये मत समझिएगा कि पी स्क्वायर का मतलब बेसिकली ये है कि पी म्यू ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या ये चीज़ इसके बराबर भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिख दूं पी म्यू और पी म्यू, ये ऐसी इसके बराबर भी नहीं है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। ये ऐसे ही कि छोटी क्लासेस में जब हम ए स्क्वायर लिखते हैं कोई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बेसिकली क्या होता है, हम कह रहे होते हैं कि दरअसल ये ए डॉट ए है, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा मेट्रिक टेंसर है वो वो 1 1 है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो उसमें ये फर्क नहीं होता कि हमारे पास इंडेक्स यहाँ लगा हुआ है या यहाँ लगा हुआ है या कहाँ लगा हुआ है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। लेकिन यहाँ पर हमें ये ख्याल करना पड़ता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगेन जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, मैं आपको इसके बारे में और जो डिटेल्स बताऊंगा कि ये जो वेक्टर है जिसका हमें पिछले सेमेस्टर में नाम हमने पढ़ा था, इसको हम कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर कहते हैं। कॉन्ट्रा वेरिएंट क्यों कहते हैं ये मैं आपको बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कॉन्ट्रा वेरिएंट क्यों कहते हैं, और ये वेक्टर जो है कोवेरिएंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो और ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो बेचारी चीज़ लिखी हुई है जिसे हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर जो वेक्टर की डेफिनेशन है, ये बुनियादी तौर पर अगर हम बहुत टेक्निकल उसमें जाएं तो ये वेक्टर नहीं है, इसको वन फॉर्म कहते हैं। राइट, कोवेरिएंट वेक्टर है या कोवेरिएंट को वेक्टर कह लें, लेकिन इसका ज़्यादा बेहतर नाम वन फॉर्म है, और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के पर हम आएंगे। तो जो ऊपर एक इंडेक्स और नीचे इंडेक्स लगाने का मतलब ये याद दिलाना है कि ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारे पास जब हम इनका स्क्वायर कर रहे हैं, या इनके स्क्वायर करने का मतलब ये है कि हम इनके डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम दो पी म्यू, यानी कि यहाँ पर भी ये इंडेक्स ऊपर लगा हुआ है, यहाँ भी म्यू ऊपर लगा हुआ है, उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, या ये दोनों नीचे लगे हुए हैं तो ये स्क्वायर कर रहे हैं। आई मीन इट इज़ नॉट डिफाइंड, ये दोनों तरीके गलत होंगे। हाँ, हम चाहे पी म्यू और पी म्यू ऐसे लिखें, इट इज़ इक्वलेंट कि हम यहाँ म्यू और यहाँ पे ये रखें, इट डजेंट मैटर। अच्छा, ये उस वक्त तक मैटर नहीं करता, अगेन ये सारा खेल डिपेंड कर रहा होता है आपके मेट्रिक टेंसर पे। तो हमारा जो अभी तक खासतौर पर स्पेशल रिलेटिविटी में मेट्रिक से जो वास्ता पड़ता है, जो हमारा फ्लैट मैट्रिक्स है मिन्काउस्किन स्पेस का, तो उसमें इस तरह लिखने में और इस तरह लिखने में कोई फ़र्क नहीं है। बट अगर आप जनरलाइज स्पेसेस में जाएं तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें फ़र्क कर सकती हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। हम जब थोड़े से इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर हमें ज़रा सा और पता चलेगा, क्योंकि याद रखिए कि ये जो हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे कि ये हमने लिखा पी म्यू, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह की चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, ये इस तरह की कोई चीज़ लिखी हुई थी, बीच में मेट्रिक टेंसर मौजूद है। ये आम तौर पे चूंकि वन होता है हमारे फ्लैट जो यूक्लिडियन स्पेस है, आम 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है, तो उस वहाँ हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन बट इट इज़ नॉट ऑलवेज सिंपल एज इट सीम्स टू बी। ठीक है, ओके। अब अगर फर्ज करें कि हम एक काम और करें कि हम ये करें कि डी पी म्यू ओवर डी टाउ, याद रखें ये डी टाउ दरअसल सर क्या है। हाँ, पूछें। सर ये जो ऊपर दोनों मोमेंटम है, ये एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो, जैसे तुम्हें याद है ना कि तुम किसी वेक्टर का जो वो होता है मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते थे पहले ज़माने में, पहले छोटी क्लासेस में, अगर एक वेक्टर ए लिखा हुआ है उसके मैग्नीट्यूड जी सर। कैसे मालूम करते थे, यही करते थे ना, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते थे। ठीक है, यस सर। तो वो ए स्क्वायर आ जाता था। एग्जैक्टली, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट इन द Minkowskian स्पेस।
ये पी म्यू जो है वो तुमने कैलकुलेट कर लिया। ये कोवेरिएंट वेक्टर जो है वो बेसिकली इस तरह लिखा जा रहा है, ठीक है। और तुमने उससे कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर बनाया जी म्यू मल्टीप्लाई करके, तो वो इन दोनों को जब तुम डॉट ले रहे हो, इनका यानी कि पी का स्क्वायर कर रहे हो, तो बेसिकली माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। और ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, अगेन अगर तुम देखना ही चाहते हो तो चलो हम वापस चलते हैं और उस डेरिवेशन की तरफ जो हमने इससे पिछली क्लास में की थी, ताकि आपका शक और शुबा बिल्कुल दूर हो जाए। कहाँ गया, अरे ये हमने कहाँ किया था, 3.4 की तरह इक्वेशन देखो ये थी ना, ये हमने किया था, राइट। और ये कहाँ से आ रहा था, ये बेसिकली माइनस साइन कहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था हमारे पास इस तरह से कि हमने जो डी एस स्क्वायर है मिन्कॉस्कियन स्पेस में हमने वो लिखा था। और वो दरअसल क्या था, आमतौर पर जब हम इसको लिखते हैं तो वो होता है माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस मैं यहाँ पे अपने आप से सिर्फ आई लिख रहा हूँ, आई स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स आई का मतलब इसमें एक्स वाई जेड तीनों शामिल है। तो चूंकि मैं यहाँ पर प्रॉपर टाइम ले रहा हूँ, डी टी ले रहा हूँ, यानी कि मैं टी को बेसिकली टाउ ले रहा हूँ, ठीक है। तो चूंकि वो रुका हुआ है तो इसमें इसका मतलब है कि इसकी स्पेस कोऑर्डिनेट में चेंजेस नहीं आ रही है, तो डी एस स्क्वायर सिंपली टर्न्स आउट टू बी माइनस सी स्क्वायर डी टाउ स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को मैंने इक्वेट कर दिया एक जनरल, आई मीन डी एस स्क्वायर के साथ। डी एस स्क्वायर इन जनरल इट इज नथिंग बट जी म्यू न्यू डी एक्स म्यू डी एक्स म्यू, ये है, ये जनरल फार्मूला है। और ये पर्टिकुलर है मिन्कॉस्कियन स्पेस में, और हम इसको ले रहे हैं किसके साथ, जो उसका प्रॉपर टाइम है। तो हैं तो दोनों डी एस स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे इनको इक्वेट कर दिया और इक्वेट किया, तो वहाँ से हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि मैं ये करूँ कि ये डी टी स्क्वायर को नीचे ला के इसके साथ डिवाइड कर दूँ, तो ये डी एक्स म्यू ओवर डी टी डीटा हो जाएगा, ये भी डी एक्स न्यू ओवर डीटा हो जाएगा। तो ये बेसिकली जी म्यू न्यू टाइम्स एक्स डॉट न्यू हो जाएगा, और ये माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से कि मेरे पास 4 वेलोसिटी का स्क्वायर आपके पास आ गया माइनस सी स्क्वायर की वजह से के बराबर आ गया। और अगेन जस्ट टू रिमाइंड योर सेल्फ कि माइनस साइन क्यों आ रहा है, ये आ रहा है मिन्कॉस्कियन स्पेस की वजह से, क्योंकि हमने जब इसको प्रॉपर टाइम में लिखा, उस प्रॉपर टाइम में लिखा हमने, तो लेकिन उससे पहले हमें ये बात पता थी कि डी एस स्क्वायर मिन्कॉस्कियन स्पेस में ऐसे लिखा जाता है माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स आई स्क्वायर। और चूंकि हम प्रॉपर टाइम की डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो टाइम होता है कि जब हम पार्टिकल के ऊपर बैठे हुए होते हैं, तो डी एक्स आई उसकी पोजीशन में, उसकी स्पेस कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आ रही, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। तो सिर्फ ये हिस्सा बच रहा है हमारे पास, और माइनस साइन मिन्कॉस्कियन स्पेस की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो 4 वेलोसिटीज हैं या जो भी वेलोसिटीज हैं, ये डिपेंड कर रही हैं कि हम किस स्पेस में हैं, राइट। हमारे पास जो वेलोसिटी का स्क्वायर जिसे हम स्पीड कह रहे होते हैं, वो सिंपली हमने दो वी डॉट वी किया और हमारे पास वी स्क्वायर आ गया। तो उसकी सिंपल वजह ये होती है कि हमारे पास जो मेट्रिक टेंसर्स हैं वो बहुत सिंपल लिखे हुए हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो कोई प्लस माइनस का चक्कर खड़ा नहीं होता। आपने वी डॉट वी किया तो वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा वास्ता चूंकि मिन्कॉस्कियन स्पेस से पड़ रहा है, यहाँ पर दो 4 वेलोसिटीज का डॉट महज एक्स डॉट स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, बल्कि माइनस सी स्क्वायर के बराबर। एंड माइनस रिमाइंड्स अस दैट वी आर डूइंग फिजिक्स इन मिन्कॉस्कियन स्पेस, ठीक है। ऑलराइट, बात समझ में आई? तो मतलब आपको ये जहन में रखना पड़ेगा, ये सारा खेल जो मेजरमेंट है ना, देखिए आपने पोजीशन मेजर की, उसमें जी म्यू न्यू आएगा। आपने मोमेंटम मेजर की, उसमें चूंकि पोजीशन इन्वॉल्व है, जी म्यू न्यू आएगा, ठीक है। तो इन तमाम जगहों पे आपका वास्ता जी म्यू न्यू के साथ, यानी कि मेट्रिक टेंसर के साथ पड़ेगा। तो आप जिस स्पेस में होंगे, उस स्पेस के मेट्रिक टेंसर आपको ये बताएगा कि उस स्पेस में लिखे गए जो वेक्टर्स हैं उनका स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, या वो वेक्टर्स खुद कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं 4 वेलोसिटीज, 4 मोमेंटम की,
और उनका अगर हम डेरिवेटिव ले लें फॉर एग्जांपल उनके प्रॉपर टाइम के साथ, तो प्रॉपर टाइम में तो चूंकि वो रुके हुए हैं तो उनका इन जनरल डी पी म्यू ओवर डी टाउ 0 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम ये देखें कि जैसे कि ये हमारे पास ईटा म्यू न्यू है, राइट, हम कार्टिजन कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं। जी म्यू न्यू जो है वो बिल्कुल जनरलाइज किस्म के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन हमने आसान किया और हमने कहा कि हम सिर्फ अभी इसकी बात कर रहे हैं। आई मीन ये जो रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि इस तरह के हम कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। उसमें आप अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, राइट। अगेन माइनस सी स्क्वायर के बराबर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ पूरी बराबर ही माइनस सी स्क्वायर की होती है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी। ये तो हमने सिर्फ इसको एक्सपेंड कराया है इन जनरल, ठीक है, और ये चीज़ माइनस सी स्क्वायर के बराबर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखी है, ठीक है। अब इसमें से टी, अच्छा ये टी डॉट आप याद देख लीजिए कि टी डॉट का मतलब दरअसल क्या है। टी डॉट का मतलब है डी टी ओवर डी टाउ, यानी कि टाइम जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव प्रॉपर टाइम के साथ। तो वो आपने अगर फर्ज करें आपने टी कॉमन निकाला तो ये डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, डी जेड ओवर डी टी हो गया। तो इसको आपने, ये बेसिकली 3 वेलोसिटीज हैं, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो बजाय अलग-अलग लिखने के आपने इसको वी में लिख दिया, और टी डॉट जो है वो ये इसको आप नीचे ला के रख दें तो ये सी ओवर दिस हो गया। तो ये पूरी चीज़ बराबर आ गई किसके, गैमा के। यानी कि आपने ये यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फार्मूला निकाला कि डी टी ओवर डी टाउ जो है, यानी कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर टाइम इज नथिंग बट द गैमा फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक्स डॉट 4 वेलोसिटी लिखी हुई हो जो कि बराबर होती है डी एक्स ओवर डी टाउ के, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ डी एक्स ओवर डी टी एंड डी टी ओवर डी टाउ के। तो मैं इस एक्स डॉट को इन टर्म्स ऑफ 3 वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ। जब मैं 3 वेलोसिटी लिखूंगा तो वहाँ पे मेरे पास एक गैमा फैक्टर आ जाएगा। गैमा फैक्टर कहाँ से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है, ठीक है। तो 4 वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ 3 वेलोसिटी लिखी जा सकती है, बट इन दैट केस यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द गैमा फैक्टर, ताकि आप उसको प्रॉपरली जो है वो उसको देख सकें। तो इसी तरह क्या हुआ कि हमारे पास 4 वेक्टर यानी कि 4 वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट आ गए। जो उसका सिर्फ टाइम लाइक कंपोनेंट है वो गैमा टाइम्स सी है, और जो उसका जो उसका स्पेस लाइक कंपोनेंट है वो गैमा टाइम्स बी है, ठीक है। ये आई मीन गैमा टाइम्स सी क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये वेलोसिटी है तो यहाँ पे भी हमारे पास वेलोसिटी की कंपोनेंट होने चाहिए। और यहाँ हमने एक्स डॉट ये जो है कहाँ गया, इधर गया, यस, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। किधर कैलकुलेट किया हुआ है ये चीज़, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है कि ये चीज़ जो है वो बेसिकली गैमा के बराबर है। तो गैमा टाइम्स सी और ये गैमा टाइम्स वी यहाँ से आ गई है। तो इसका मतलब है कि हम ये देख सकते हैं कि जो इसका मोमेंटम यानी कि अब ये बेसिकली 4 मोमेंटम है, तो 4 मोमेंटम के 4 कंपोनेंट होते हैं। तो ये तो स्पेस लाइक कंपोनेंट है, तो सीधे सीधे हैं, और ये इसका टाइम लाइक कंपोनेंट है। यानी कि अगर आप गौर करें तो इट इज़ नथिंग बट इट हैज़ इसको मोर अप्रोप्रिएट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सी स्क्वायर से माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो ये पी टी यानी कि इसका टाइम लाइक कंपोनेंट जो है इट कैन बी रिटन एज माइनस ई ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको सी से नॉट सी स्क्वायर, सिंपली सी, क्योंकि जब सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। और हम पहले देख चुके हैं कि एम टाइम्स गैमा जो है वो एम टाइम्स गैमा टाइम्स सी स्क्वायर बराबर होता है एनर्जी के। तो वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बल्कि इसने यहाँ पे लिखा भी नोट दैट पी टी इज नेगेटिव बिकॉज पी टी इज एम डॉट एक्स डॉट, और एक्स डॉट को आप ऐसे लिख सकते हैं और वो चीज़ इस तरह लिखी जाती है, राइट। तो ये वजह है। ऑल राइट, सो ये जो हमने इसको कोवेरिएंट फॉर्म में लिखा था, अगर उसको हम कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में लिखें तो एक माइनस साइन का फर्क आता था, ये ई बाय सी हो जाएगा, और ये कॉमा पी, तो ये चीज़ इस तरीके से लिखी जाएगी, राइट। ये हमारे पास 4 वेलोसिटीज हैं और एम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 4 मोमेंटम आ जाते हैं, ठीक है। जब आप इसको इसके अंदर कोवेरिएंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। अगेन ये फ़र्क जो आता है वो बुनियादी तौर पर मीट्रिक जो हमारे पास मीट्रिक टेंसर होता है
उससे आता है। क्यों? क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि पी म्यू और पी म्यू इट शुड बी इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है। वो उसी सूरत में आ सकती है कि जब हम किसी एक के साथ हम माइनस लगाएं, तो ये जो पी म्यू है मेट्रिक टेंपरेचर में बताता है कि इसके साथ एक माइनस साइन आएगा। और यहाँ से हम इसको अगर ये यहाँ से हम पी म्यू की डेफिनेशन लें और यानी कि कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट पी म्यू की और यहाँ कोवेरिएंट पी म्यू की वैल्यू ये डेफिनेशन लें, इनको मल्टीप्लाई करें, तो वी कैन रिकवर दिस फेमस इक्वेशन। ठीक है। और अगर आप रेस्ट मैस एनर्जी देखना चाहें तो रेस्ट मैस एनर्जी का मतलब है कि इनकी मोमेंटम जीरो है, तो आपके पास E = mc² आ जाएगा, जो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है। और जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन कि आइंस्टाइन बेसिकली ये क्वेश्चन कभी भी अपने पेपर में, यहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ऐसे कभी नहीं लिखी, क्योंकि जो उसने ड्राइव की थी वो बेसिकली ये क्वेश्चन थी m = E/c², क्योंकि वो ये देखना चाहता था, जो उसके पेपर का टाइटल भी था कि डज द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इक्वल्स टू द एनर्जी कंटेंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन दैट बॉडी, के क्या किसी बॉडी का इनर्शिया उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसके बराबर होता है कि नहीं। तो बेसिक इक्वेशन जो थी, जो उसने प्रूफ की थी, वो बेसिकली m = E/c² थी, लेकिन जो मशहूर हो गई वो E = mc² हो गई, राइट। तो असल में मैथ्स को डिफाइन करना चाह रहा था इन टर्म्स ऑफ E। आपको याद है मैंने पहले भी आपको बताया था, तो मैथ्स इज नॉट दैट फंडामेंटल क्वांटिटी, sorry, mass is not the conserved quantity, but the energy is. Energy is the energy is the conserved quantity. मैस चेंज हो जाता है। जैसे आपके पास आयन है, पायन का रेस्ट मैस तो आप हमें मालूम है कि m पाई टाइम्स c² है, लेकिन जब पायन दो फोटॉन्स में डिके करता है तो वो अपनी रेस्ट मैस खो देता है, उससे उसके बाद एनर्जी होती है, राइट। तो मैस जो है वो रिलेटिविटी में कंजर्व क्वांटिटी नहीं है, जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वो कंजर्व क्वांटिटी है, लेकिन एनर्जी जो है वो बाहर कंजर्व क्वांटिटी है। हमारी तमाम एनर्जी, चाहे वो रिलेटिविटी हो चाहे वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल आप कुछ पूछना चाहें? एनी क्वेश्चन? नो सर, अभी थोड़ा देख के फिर बाद में। हाँ, देखिए हमारे पास इसके 1 मिनट रह गया है, तो अब देखिए इसमें जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले से की हुई हैं, बस आगे जाके एक दो नए कॉन्सेप्ट हैं जो हम इस वीक में आगे पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जो मैसलेस पार्टिकल हैं, आई मीन लाइक फोटॉन, तो उन पे हम इस तरह की इक्वेशन लगाने से पहले सोचते हैं, और यही वजह है कि जब हम फोटॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए पी म्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली ज़ीरो के बराबर होता है। हम उसका रेस्ट मैस फोटॉन का हम हमें डिफाइन नहीं करते। तो जो वहाँ पर हमारे पास एनर्जी, आपको याद है पिछली दफ़ा भी हमने कैलकुलेट की थी, वो सिर्फ E² P² C², यानी कि E = PC पे निकल के आती है हमारे पास, एंड दैट्स इट। ऐसे पार्टिकल्स के लिए जो कि मैसलेस हैं, आई मीन इसकी तरह के जो हमारे पास फोटॉन्स टाइप के हैं, ठीक है। इसका ममचीज दिए। सॉरी, क्या कहा? एनीवे, सो हम यहाँ तक रोकते हैं, और ट्यूजडे या थर्सडे को जब भी हमारी क्लास होगी हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें